हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशुता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। इस वीडियो में मैं कराने वाली हूं मनी वाले चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम इसमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं, मनी सप्लाई के ऊपर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो स्किप मत करना, 20 मिनट में 2-3 नंबर तो तुम्हारे गारंटी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह हर चीज हम आपको दे रहे हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह पे जाके फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अकाउंट सीखो बिजनेस सारी प्लेलिस्ट है, डिटेल लेक्चर हर टॉपिक हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का आ रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर जगह जाके फॉलो कर लेना, तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगा देना कॉमेंट सेक्शन में जाके। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर ऑफ मनी। सो बिफोर वी टॉक अबाउट मनी, सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, मनी से पहले बेटा हमारे देश में, इस दुनिया में इनफैक्ट बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के अंदर हम पैसे के थ्रू एक्सचेंज नहीं करते थे, बल्कि सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लेट्स से फोन और रिमोट, इन दोनों को आपस में खरीदना बेचना है, तो मैं इन दोनों का आपस में लेन देन करूंगी। ना तो फोन को मनी के टर्म्स में बेचूंगी, ना तो रिमोट को मनी के टर्म्स में बेचूंगी। दोनों का आपस में पूछूंगी कि भैया इस रिमोट के बदले में फोन दे दे, फोन के बदले में एसी दे दे, रिमोट जिस भी चीज का है वो दे दे। ठीक है ना, हम आपस में इनका लेन देन कर रहे थे। ना तो मुझे फोन की कीमत पता थी इन टर्म्स ऑफ मनी, ना ही टीवी की रिमोट की कीमत पता थी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अच्छा, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम तक बार्टर सिस्टम ही चलता था। ब्रिटिशर्स ही इंडिया में बार्टर सिस्टम से मनी का सिस्टम लेकर के आए थे। ठीक है, सो मेरे साथ रीड करिए, बार्टर सिस्टम क्या था। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सॉरी इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। सामान के बदले में सामान दिया जाता था। आप देख सकते हैं, एक चीज के बदले में दूसरी चीज दी जा रही थी, पैसे के टर्म्स में लेन देन नहीं होता था। बार्टर सिस्टम की 4 मेजर लिमिटेशंस थी। इन्हीं चारों लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए मनी आया। आगे जाके हम देखेंगे कि मनी आया क्यों, इन चारों को सॉल्व करने के लिए। एंड मनी के मेजर फीचर्स, मनी के मेजर फंक्शंस क्या हैं, यही चारों मनी के मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बेटा लेट्स से मेरे पास फोन है, मुझे फोन बेचना है, मुझे फोन के बदले में क्या चाहिए वो सामने वाले के पास होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, राइट। अब लेट्स से मुझे खाना चाहिए, खाने के बदले में मैं फोन देने को तैयार हूं, लेकिन क्या ये बात जरूरी है कि जिसके पास खाना है वो फोन लेने को तैयार होगा, उसको फोन चाहिए होगा? आप ये बताइए, नहीं ना। आज की डेट में तो क्या है, मेरे पास फोन है, तुम पैसा दो फोन ले जाओ, मेरे पास खाना है, पैसा दो खाना ले जाओ, मैं पढ़ाती हूँ, पैसा दो मेरी सर्विसेज ले लो। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास हो, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास हो। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। एंड हर बार तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसी वजह से लेन देन करना बहुत मुश्किल था। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ द बायर एंड द सेलर वांट्स टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड। तुम मेरा सामान लेना चाहते हो, मैं तुम्हारा लेना चाहती हूँ, तभी जाकर के बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था, वरना नहीं होता था। कोई भी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। ऑल द कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। देखो बेटा, अब मान लेते हैं मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पास 10 बच्चे आए। एक बच्चा शूज लेकर आया, एक बच्चा कपड़े लेकर आया, एक बच्चा वीट लेके आया, एक बच्चा राइस लेके आया। आज की डेट में तो मुझे पता है 10 बच्चे आए, 10 ही बच्चों से मैं लेट्स से हजार रुपए लूंगी सबसे। जो 1000 रुपए देगा वो पढ़ेगा, जो 1000 रुपए नहीं देगा वो नहीं पढ़ेगा। पहले क्या था, जो बच्चा शूज लेके आया, अब मुझे उससे बार्गेन करना पड़ेगा। 4 जूते लेने हैं, 2 जूते लेने हैं। जो वीट लेके आया 15 किलो लेनी है, 20 किलो लेनी है। जो राइस लेके आया उससे भी बार्गेन करूं। मैं हर बंदे से उसकी कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग बार्गेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी टीचिंग सर्विस का वैल्यू क्या है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ माई गुड्स, मुझे पता ही नहीं है। आज तो पता है, 1000 रुपए दो मेरी क्लास में बैठो, सिंपल है ना। उस टाइम पे तो नहीं पता था, हर बंदे से बार्गेन करना पड़ता था। सो देयर वॉज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, मैं वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकती अपने प्रोडक्ट्स की, हर बंदे से उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बार्गेन करना पड़ता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस। बेटा अगर मुझे उधार पे पैसा लेना है, उधार पे सामान लेना है, तो उधारी जो है उस पे जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो सारा मनी के टर्म्स में ही होता है। आज के डेट में मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मेरे
क्लास में आओ, हर महीने 10,000 रुपए मुझे देना, हर महीने 1,000 रुपए मेरी फीस रहेगी। अब आज तो ठीक है क्योंकि पैसे के टर्म्स में पता है फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है, मैडम को हर महीने 1,000 रुपए देने हैं। उस टाइम पे ये सब नहीं हो सकता था। फ्यूचर पेमेंट करना है, मुझे नहीं पता ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि ब्याज भी तो मनी के टर्म्स में ही हो सकता है ना कैलकुलेट। मुझे नहीं पता 1 महीने बाद जो मैं सामान दे रही हूँ क्या वो सामान होगा या नहीं, सामान खराब हो जाएगा। लेकिन आज तो पता है 1 महीने बाद भी पैसा देना है, पैसा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत आसान था इन टर्म्स ऑफ मनी, अब हो गया है, पहले आसान नहीं था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, बेटा पैसा मैं इतनी सी जगह में करोड़ों रुपए स्टोर कर सकती हूँ, करोड़ों नहीं चलो लाखों रुपए इतनी सी जगह में स्टोर कर सकती हूँ। करोड़ों रुपए भी बहुत छोटी जगह में स्टोर कर सकती हूँ। आजकल हमें स्टोर भी नहीं करना, बैंक में जाके पैसा दे दो, मेरे फोन में मुझे दिख रहा है कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। उस टाइम पे सोचो अगर मुझे सामान स्टोर करना है, जगह बहुत सारी चाहिए, सामान चोरी हो सकता है, सामान खराब हो सकता है, और अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, इतना सारा सामान लेके जाना पड़ेगा, तो मैं कभी शिफ्ट हो ही नहीं पाऊंगी। आज की डेट में थोड़ा सा सामान लेके जाओ या सामान बेच दो, पैसा ले जाओ, नई जगह पे जाके सामान खरीद लो। ठीक है? तो स्टोर करना बहुत मुश्किल था, आज की डेट में बहुत आसान हो गया है पैसे को स्टोर करना। तो ये 4 लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की। इन्हीं चारों को सॉल्व करने के लिए मनी जो है एग्जिस्टेंस में आई। यही चारों हमारे क्या बन गए? फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी क्या है? मनी की डेफिनेशन भी बेटा यही है कि जो चीज इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उस चीज को मनी बोला जाएगा। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? जो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे उसको मनी बोला जाएगा। इस पे मैं बाद में आती हूँ, एक बार पहले फंक्शंस ऑफ मनी देखो। यही चारों फंक्शंस ऑफ मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। यही चारों जो है मेरे फंक्शंस ऑफ मनी है। कि पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, अब मनी आ गया जो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अब मुझे डबल कोइंसिडेंस नहीं चाहिए कि अरे तेरे पास वही है जो मुझे चाहिए, मेरे पास वही है जो तुझे चाहिए। अब वो नहीं है, अब एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तुझे चाहिए पैसा दे, मुझे चाहिए पैसा दूंगी, सिंपल। मेजर ऑफ वैल्यू है, अरे मेरी क्लास 10,000 रुपए की है, 10,000 रुपए दो, क्लास ले लो, खत्म बात। कॉमन एक मेजर है वैल्यू का, है ना? मेरी क्लास की वैल्यू है 10,000 रुपए की, ठीक है, पैसे के टर्म्स में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करनी है, 12% ब्याज लगेगा, 2 महीने में पैसा देना होगा, 10 महीने में पैसा देना होगा, कितना पैसा देना होगा? पैसा पैसा पैसा। तो पैसे के टर्म्स में ही सारी फ्यूचर पेमेंट हो रही है। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, अरे स्टोर करना है मैडम जी, थोड़ी सी जगह पे करोड़ों रुपए स्टोर हो जाएंगे, बैंक में जाके दे दो, स्टोरेज की कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांसफर की कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन पैसा भेज दो, खत्म कहानी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो यही चारों फंक्शंस ऑफ मनी हो गए। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन का क्या मतलब है? प्राइमरी फंक्शन वो है जो सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से मनी जो है आई, है ना? मनी जो है हम लेकर के आए। सेकेंडरी फंक्शन है कि अब चल आ ही गई है तो 2 काम और कर दो, वो वाली बात है। जैसे बैंक है, बैंक का मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी। अब चलो बैंक आ ही गए हैं एग्जिस्टेंस में, तो एक काम करो लॉकर भी दे दो, एक काम करो 2-4 एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दे दो। वो वाली बात है कि मेन तुम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, इन 2 रीजंस की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हो। पर अब जब चलो एग्जिस्ट कर ही रहे हो, अब आ ही गए हो दुनिया में, तो थोड़े से लगे हाथ 2 काम और कर दो। वो होते हैं सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मनी, एक तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि मनी इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आगे अगली आती है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल टेंडर मनी होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, नॉन लीगल टेंडर मनी होती है। पहली चीज, मैंने कहीं भी इल्लीगल नहीं बोला, मैंने कहीं भी इल्लीगल नहीं बोला। तो इनमें से जो भी चीज है वो इल्लीगल नहीं है, सारी की सारी लीगल है। इनमें से कोई भी चीज इल्लीगल नहीं है, सब कुछ लीगल है। किसी भी तरीके से पैसा दे रहे हो, पैसा देना कभी इल्लीगल तो नहीं हो सकता, सरकार पकड़ के नहीं लेके जाएगी तुम्हें, सब कुछ लीगल है। पर एक होता है कि लीगली कंपल्सरी है, एक होता है कि वो लीगली कंपल्सरी नहीं है। ठीक है? पहला है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी इज द मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन, इट इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, जिसको तुम लीगली यूज कर सकते हो। लीगल टेंडर मनी मेरी कौन सी होती है? लीगल टेंडर मनी होते हैं मेरे नोट्स, जो मेरे पेपर नोट्स होते हैं, ठीक है, वो मेरी लीगल टेंडर मनी होती है। ये जो है नोट्स है लीगली कंपल्सरी है। अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है कैश में, नोट्स देके, मैं कितने भी पैसे के नोट सामने वाले को दे सकती हूँ, जो दुकानदार है वो मेरे नोट लेने से मना नहीं कर सकता।
ठीक है। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होगा? लीगल टेंडर क्या है कि अगर मैं सामने वाले को, दुकानदार को नोट दे रही हूँ, तो उसको नोट्स लेने पड़ेंगे। कैश लेने से दुकानदार मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी है। नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी, इसका क्या मतलब है? ये लेने से दुकानदार मना कर सकता है, दुकानदार के पास एक ऑप्शन है, वो मना कर सकता है, लेकिन इल्लीगल नहीं है। दुकानदार ने अगर हाँ बोला ना बोला, इल्लीगल कुछ नहीं है ना। इसको लेने से दुकानदार मना नहीं कर सकता। किसको लेने से? नोट्स को, पेपर नोट्स को लेने से। इसको लेने से दुकानदार मना कर सकता है। ये ऑप्शनल मनी है। ये कौन सी होती है? आपकी मोस्टली जो डिजिटल मनी है, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट है, दुकानदार मना कर सकता है, मेरे को ऑनलाइन पैसा नहीं लेना तो नहीं लेना, मेरी मर्जी, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी which is generally accepted by legally, one is not bound to accept, ठीक है। nobody is bound to accept, कोई धक्का नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो बैंक मनी है, डिजिटल मनी है, ठीक है, वो जो है हमारी नॉन लीगल टेंडर मनी होती है, उसको लेना कंपलसरी नहीं होता। पर जो पेपर नोट्स होते हैं वो लीगल टेंडर मनी होता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर मनी दो तरीके की हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के लेने को मना तो नहीं कर सकते, पर एक लिमिट तक। मतलब अगर तुम्हें कॉइन देना है तो 1000 रुपए तक के कॉइन तुम दे सकते हो, सामने वाला मना नहीं कर सकता। 1000 रुपए से ज्यादा कॉइन सामने वाला मना कर सकता है। पर पेपर नोट्स अनलिमिटेड है, करोड़ों के भी नोट दे दोगे, सामने वाला मना नहीं कर सकता। पर नॉन लीगल टेंडर क्या है? ऑनलाइन पेमेंट तुम दोगे, सामने वाला मना कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी बैंक मनी आती है, जो डिमांड डिपॉजिट, हमारे जो बैंक में पैसा पड़ा है, वो नॉन लीगल टेंडर मनी है। सामने वाला बोल सकता है कि मुझे बैंक पेमेंट नहीं लेनी है, मुझे कैश पेमेंट लेनी है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है मनी सप्लाई का, जिसपे मेन क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू इस पे बनता है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा पड़ा है। किसके पास पड़ा है? हमारे देश की जनता के पास, हमारे देश की पब्लिक के पास, हमारे देश की जनता के पास कितना पैसा पड़ा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जनता में मैं किसको बोल रही हूँ? आम इंसान। जनता के अंदर मैं दो लोगों को एक्सक्लूड कर रही हूँ, दो लोगों को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। कौन कौन? एक तो सरकार और दूसरे बैंक। सरकार का पैसा और बैंक का पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। बाकी जितनी भी आम जनता है, उसके पास जितना भी पैसा पड़ा है, उसकी जेब में पड़ा है, उसके घर पे पड़ा है, आम जनता का पैसा बैंक के अंदर पड़ा है, आम जनता का है ना, तो वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। और इसको कैलकुलेट किया जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फीचर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ऑनली, यानी कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता। मनी क्रिएटिंग बोले तो सरकार का और बैंक का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बैंक मनी क्या है? ये तो मैंने पहले भी बताया। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। इट इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी। बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है हमारे पब्लिक का, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो मनी सप्लाई में क्या कुछ आएगा? कोई भी पेपर नोट, करेंसी जितनी भी पड़ी है पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, कहते हैं सीसी प्लस डीडी, न्यू नहीं नेट। कहते हैं पब्लिक के पास करेंसी कैश पड़ी है, वो इंक्लूड होगी। पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट है, पब्लिक का पैसा बैंक में पड़ा है, वो इंक्लूड होगा। पर कौन सा? नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इंक्लूड होगा। मान लो एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अंशिता हूं, मैं पब्लिक हूं, मेरा पैसा पड़ा है एचडीएफसी बैंक में, वो इंक्लूड होगा मनी सप्लाई में। पर मान लो एसबीआई बैंक है, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने सोचा मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। एसबीआई बैंक ने क्या किया? अपना एक खाता खुलवाया और अपना पैसा एचडीएफसी में डिपॉजिट करा दिया। अगर एक बैंक ने अपना पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिट कराया, इसको इंटर बैंक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो जो बैंक्स का आपस में पैसा पड़ा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बैंक का पैसा तो नहीं हो रहा ना। सो तेरा तो सिर्फ जनता का जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसमें इंक्लूड होगा, पर बैंक्स का आपस में जो पड़ा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट है, पर कौन सा? नेट डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स का। तो मनी सप्लाई में क्या क्या आया? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, प्लस बैंक्स में जो भी पब्लिक का पैसा पड़ा है वो, लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट है। इंटर बैंक पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। टर्म डिपॉजिट एफडी जितनी भी है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सीसी प्लस डीडी इसमें आता है मनी सप्लाई, ठीक है जी। ये हो गई मेरी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरीके हो सकते हैं, M1 M2 M3 M4। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ M1 होता है,
लेकिन तुम चारों पढ़ लो, मैं तो यही कहती हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, तो क्या जा रहा है, कर लो, ठीक है। पूछा मोस्टली सिर्फ M1 जाता है। M1 क्या होता है? M1 वही मनी सप्लाई है जो मैंने तुम्हें बताई कि पब्लिक का पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, वो M1 मनी सप्लाई या मनी सप्लाई कहलाता है। M1 में क्या क्या आता है? M1 मनी सप्लाई में आता है करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास पेपर नोट है, पब्लिक के पास कॉइन है, वो इसमें इंक्लूड होगा। पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, वो इसमें इंक्लूड होगा। कुछ अदर डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई के पास यूजुअली फॉरेन डिपॉजिट्स वगैरह कुछ ना कुछ हो सकता है। आरबीआई के कुछ एक अदर डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो M1 में क्या कुछ आता है? सीसी मतलब करेंसी कॉइन्स, डीडी डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। सीसी, डीडी, ओडी, ये 3 चीजें M1 के अंदर आती हैं। ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा लिक्विड होती हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम इन तीनों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला तो कैश ही है, इसको भी किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों ही मिलाकर जो M1 बना, ये मोस्ट लिक्विड है, किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट हो सकता है। पर ये सबसे नैरो है, पर ये सबसे नैरो है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं और कुछ नहीं। M2 में क्या आएगा? M2 में ये तीनों आएंगे, पूरा M1 आएगा, M2 के अंदर पूरा M1 आएगा। उसके साथ साथ जितने भी सेविंग डिपॉजिट हैं विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, वो भी आएगा। मतलब इसमें 4 चीजें आएंगी, M2 में 4 चीजें आएंगी। M1 पूरे का पूरा CC DD OD वो पूरे का पूरा आएगा, प्लस आएगा सेविंग डिपॉजिट। तो ये ज्यादा ब्रॉड हो गया, ये ब्रॉड हो गया कंपैरेटिवली, इसीलिए कम लिक्विड है, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट तो लिक्विड नहीं हुआ ना, सेविंग डिपॉजिट तो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये कम लिक्विड है। लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू दिस। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है पर सबसे ज्यादा नैरो है, क्योंकि कोई भी सेविंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट इसमें नहीं आता। अब M3 में क्या आएगा? M3 में फिर से पूरे का पूरा M1 जोड़ दो, पूरे का पूरा M1 जोड़ दो। क्या जोड़ना है? CDOD तीनों जोड़ दो, साथ में जोड़ दो नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट बोले तो FD, देखो क्या लिखा है, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट बोले तो जितनी भी मेरी FD होती है बैंक में, वो इसके अंदर हमें जोड़नी है, ठीक है। लेकिन नेट है, नेट का मतलब है इंटर बैंक डिपॉजिट, फिर से हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेट का क्या मतलब है? इंटर बैंक डिपॉजिट हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, पर टाइम डिपॉजिट है यानी कि FD इसमें इंक्लूड हो गई, तो ये भी कम लिक्विड हुआ पर ये भी ब्रॉड हुआ। M4 जो है सबसे ज्यादा ब्रॉड है, M4 सबसे ज्यादा ब्रॉड है पर सबसे कम लिक्विड है। M4 सबसे ज्यादा ब्रॉड है पर सबसे कम लिक्विड है। ब्रॉड मतलब इसमें सबसे ज्यादा चीजें आती है। क्या क्या आता है? पूरे का पूरा M3 आता है इसमें, पूरे का पूरा M3। M3 में क्या आता है? पूरे का पूरा M1 प्लस हमारी FD। तो M1 भी आ गया इसमें, इसके अंदर M1 भी आ गया, मतलब CCDDOD, इसमें FD भी आ गई। और इसमें जितनी भी हमारी पोस्ट ऑफिस के पास डिपॉजिट है, जो यार नंबर 2 में जो हम बोल रहे थे, है ना, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, वो भी इसमें आ गया। मतलब इसमें M1 M2 M3 तीनों आ गए। इसमें M1 भी आ गया, M3 भी आ गया, ठीक है ना, M2 भी आ गया, पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट भी आ गए। तो ये सबसे ज्यादा ब्रॉडर है, सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट है M4, पर ये सबसे ज्यादा कम लिक्विड है, क्योंकि इसमें सेविंग डिपॉजिट भी है, FD भी है, सब कुछ है, तो ये सबसे कम लिक्विड होता है, ठीक है। ये हो गए मेरे M1 M2 M3 M4। M1 में क्या क्या आया? CC DD OD, फिर से बोलिए मेरे साथ, CC DD OD। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है पर सबसे ज्यादा नैरो है। M2 में क्या आया? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग्स जो है। M3 में क्या आया? M1 प्लस मेरी FD नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 में क्या आया? पूरे का पूरा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। M4 जो है सबसे लीस्ट लिक्विड है पर सबसे ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। ये हो गया M1 M2 M3 M4। एक छोटा सा और कंसेप्ट है हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी को हम H लिखकर डिनोट करते हैं, हाई पावर्ड मनी को H लिखकर डिनोट करते हैं। हाई पावर्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बेटा हम बैंक का जितना भी रिजर्व है वो भी इंक्लूड करते हैं। देखो इन चारों में सिर्फ पब्लिक का पैसा ले रहे थे, बैंक का पैसा नहीं ले रहे थे। इन चारों में सिर्फ पब्लिक का पैसा ले रहे थे, बैंक्स का, सरकारों का पैसा नहीं ले रहे थे। लेकिन बैंक और सरकार का पैसा अगर मैं जोड़ दूं तो वो मनी क्या बन जाएगी? हाई पावर, बड़ी पावर वाली मनी बन जाएगी, ठीक है। तो इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, मतलब करेंसी जितना भी है, CC करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जो है वो तो इसमें आएगा।
ये डीडीओडी नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा? कैश रिजर्व विद द बैंक। बैंक के पास अपना खुद का कितना रिजर्व ऑफ कैश पड़ा है वो इसमें आएगा। मतलब बैंक के पास कितना रिजर्व पड़ा है वो इसमें आएगा, ठीक है? सो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? करेंसी बाय द पब्लिक और बैंक्स का खुद का रिजर्व इसमें आ रहा है, क्योंकि बैंक का पैसा है इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी बोला जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा मनी का चैप्टर होता है खत्म। मेजरली दो चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या? पहले बार्टर सिस्टम की 4 प्रॉब्लम, वही मनी के फंक्शन हो गए, है ना? मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है? और हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, ये चारों मेरे हो गए मनी के फंक्शन। यही चारों प्रॉब्लम भी थी बार्टर सिस्टम की। फिर मनी की डेफिनेशन भी इन्हीं चारों से निकल के बनी। फिर है लीगल और लीगल एंड नॉन लीगल। लीगल मतलब जो लीगली कंपलसरी है, पेपर नोट्स, ठीक है, उसमें लिमिटेड अनलिमिटेड आ गए। नॉन लीगल जो लीगली कंपलसरी नहीं है पर आप पे तो कर ही सकते हो, जैसे कि बैंक मनी, डिजिटल मनी, ऑनलाइन मनी, ठीक है? फिर आ गए M1, M2, M3, M4 मनी सप्लाई है। M1 सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है, जिसमें CCDDOD आ गया, ठीक है जी? और ये नैरोवेस्ट और लिक्विडेस्ट है। हाई पावर्ड मनी क्या है? करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। यहाँ पे पूरे का पूरा मनी का चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में मिलूंगी बैंकिंग वाले चैप्टर के साथ, ठीक है? प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अपनी चाहे तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हमें टैग कर दिया करो, हम इंस्टाग्राम स्टोरीज भी आपकी शेयर करेंगे, ठीक है? बाकी नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह पे है, MCQs भी हैं, ठीक है? सब कुछ है, फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।